हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 1। इस साल राजा होंगजियांग के कार्यकाल को 13 साल हो गए हैं। इसी साल शू नू ने राजा होंगजियांग के राज्य पर हमला किया है। इस हमले का जवाब राजा के तीसरे बेटे राजकुमार जिंगशाओ ने दिया और आज राजकुमार जिंगशाओ जीत हासिल कर राज्य वापस लौट रहा। पिछले कुछ महीनों में तीसरे राजकुमार का प्रभाव और शक्ति बहुत बढ़ गए हैं। वो आ गया, तीसरा राजकुमार आ गया। रास्ते में आम लोग तीसरे राजकुमार को देखने के लिए खड़े हैं। पूरा राज्य जानता है कि तीसरा राजकुमार राजा का कितना चहीता है। ये है तीसरा राजकुमार जिंगशाओ। सबको लगता है कि यही राजकुमार राज्य का युवराज बनेगा। राजकुमार के काफिले को दूत रोक लेता है और बोलता है, राजकुमार जिंगशाओ आओ और शाही फरमान सुनो। इस फरमान ने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। दूत फरमान पढ़ता है, राजकुमार को सफलता की बधाई हो। आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले। आपको राज्य की तरफ से चेंग वांग का खास नाम दिया जाता है। चेंग वांग का मतलब होता है संपूर्ण और कामयाब। राजकुमार इसे स्वीकार करता है। लोग ये फरमान सुनते हुए बहुत उत्साहित हो रहे थे। तीसरे राजकुमार की बढ़ाई और लोगों की तारीफ राजकुमार को अच्छी लग रही थी। राजकुमार के स्वीकार करने पर फरमान आगे पढ़ा जाता है। दूत पढ़ता है, आपको प्रधानमंत्री का बेटा पत्नी के रूप में दिया जाता है। शादी जल्द ही होगी। क्योंकि अब आप पर शादी और अपने निजी जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, इसलिए आपको कुछ समय के लिए सेना के कार्यकाल से मुक्त किया जाता है। इसका सीधा अर्थ राजकुमार समझ चुका था कि उससे उसका ओहदा और ताकत दोनों छीने जा रहे हैं। सारे राज्य के गर्व का पात्र आज मजाक का पात्र बन चुका है। ये फरमान सुनते ही लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। लड़के से शादी मतलब महाराज राजकुमार के मन से युवराज बनने का विचार निकाल देना चाहते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, सही कहा तुमने। अरे उससे सारी ताकतें भी तो छीन ली हैं। और ये फरमान सड़क के बीचों बीच सुनाया गया है ताकि राजकुमार को इसे मानने के अलावा और कोई चारा ना बचे। राजकुमार ना चाहते हुए भी इस फरमान को स्वीकार करता है। दूत राजकुमार को फरमान पकड़ाता है और चला जाता है। पांच दिन बाद ये है प्रधानमंत्री बीवी का घर। प्रधानमंत्री बीवी अपनी पत्नी मैडम डू के साथ बैठे हैं। प्रधानमंत्री अपने बेटे से विनती करते हैं कि मुझसे नफरत मत करना। मैं जानता हूँ तुमने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की है और तुम्हारे एग्ज़ाम भी अभी नहीं हुए हैं। तुम्हारी शादी चेंग वांग से करवाकर मैं तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद कर रहा हूँ। मुहान
अपने पिता को जवाब देता है, नहीं पिताजी, मैं आपसे नफरत नहीं करता। आपने मेरा भला ही सोचा होगा। ये जवाब सुन प्रधानमंत्री की पत्नी बोलती हैं, मू हान जियांग सही कह रहा है। एग्ज़ाम देकर मंत्री बनने से बेहतर है चांग वांग से शादी करना। ऐसी खुशकिस्मती सबकी नहीं होती। ये सुन मू हान गुस्से से अपनी मुट्ठी मींच लेता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। एक नौकर दरवाजे पर खड़ा था और बोलता है, मैं चेंगवान महल से आया हूँ आपको ले जाने के लिए। मू हान जियांग बोलता है, राजकुमार को खुद आना चाहिए था मुझे लेने। मैडम दू बोलती हैं, ये तो जानबूझकर हमारे मू हान को नीचा दिखाया जा रहा है। मैडम दू इस बात का मजाक बना रही थी। कहने को चिंता जता रही थी, पर असल में वह मजाक ही बना रही थी। प्रधानमंत्री को जैसे इस बात से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। वो पहले की तरह ही रहे। मू हान उससे दुपट्टा लेता है और घूंघट ओढ़ देता है। घूंघट ओढ़ने के बाद वो आखिरी बार अपने घर को देखता है और कहता है, मेरा मू हान जियांग का माता पिता को अलविदा। डोली चेंगवान महल में पहुंच जाती है। एक बूढ़ी महिला मू हान को डोली से निकालती है और चेनवांग के पास आकर कुछ रस्म करने के लिए कुछ देने की कोशिश करती है, तो चेंगवान मना कर देता है। चेंगवान एक झटके से मू हान का घूंघट उतारता है। राजकुमार मू हान से कहता है, चलो तुम्हारे कमरे में। राजकुमार मू हान को बिस्तर पर धकेल देता है। मू हान थोड़ा सा हिचकिचाता है और विरोध करने की कोशिश करता है, तो राजकुमार उसे कहता है, यही तुम्हारी किस्मत है और मेरी भी। राजकुमार मू हान के कपड़े उतारने शुरू कर देता है। शादी के अगले साल ही राजकुमार को युद्ध के लिए जाना पड़ता है। इस युद्ध में उसकी जीत होती है, पर युद्ध को खत्म होने में 10 साल लग जाते हैं। और 10 साल के बाद जब राजकुमार युद्ध से वापस लौटता है, तो वो कभी भी मू हान के कमरे में नहीं जाता, कभी उससे बात नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी तरफ कभी देखता भी नहीं। वो अपना सारा समय अपनी इस उपपत्नी मैडम जी के साथ बिताता है। युद्ध से राजकुमार के लौटने के बाद उन्हीं सर्दियों में ये अफवाहें फैलने लग गईं कि वो सिंहासन चाहता है।
उसे उसी के विश्वास पात्रों ने फंसाया था, जिस कारण उसके सर पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। आज उसके महल में अफरा तफरी मची हुई है। उस महल में रहने वाले सभी लोग उस महल को छोड़कर भाग रहे हैं। छोड़ो, ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मैडम जी की दासी बोलती है, मैडम, अगर आप इस तरह से चली जाएंगी तो चेंग वांग क्या? तो उसकी बात टोकते हुए मैडम जी बोलती हैं, महाराज ने महल की जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर मैं ना गई तो मैं भी मारी जाऊंगी। मैडम जी मन में सोचती हैं, अगर उसके पिता ने उसको ना बचाया होता तो आज वो भी इस मनहूस पति के साथ मारी जाती। जिस उपपत्नी की राजकुमार ने इतनी कदर की थी, वो उपपत्नी आज उसका साथ छोड़कर भाग रही है। राजकुमार उसके रास्ते में खड़ा था तो मैडम जी बोलती हैं, हटो, और राजकुमार को धक्का देकर भाग जाती हैं। तो राजकुमार कहता है, जाओ, सब चले जाओ। ये कहकर राजकुमार गुस्से से अपना हाथ पेड़ पर मारता है और फिर से कहता है, सब चले जाओ। राजकुमार को आहट सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में देखता है। राजकुमार बोलता है, मुहान। मुहान जियांग, तुम क्यों नहीं गए? मैं कहाँ जाऊं? मुहान जियांग सोचता है और खुद से पूछता है, प्रधानमंत्री मुझे बेटे के रूप में नहीं चाहते, राजकुमार मुझे पत्नी के रूप में नहीं चाहते, क्या इस दुनिया में कोई मुझे चाहता है? इतने में सैनिक बोलते हैं, घेर लो इन्हें। और सारे सैनिक राजकुमार और मुहान को घेर लेते हैं। राजकुमार खुद को सबसे ऊपर मानता है, महाराज को भी कुछ नहीं समझता। महाराज का हुक्म है, इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। सैनिक इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो राजकुमार बोलता है, रुको, अब महाराज भी अफवाहों पे विश्वास करेंगे। महाराज मुझ पे बेवजह शक कर रहे हैं। मुझे राज्यसभा में अपनी बात रखने का हक है। मुझे जेल में नहीं डाल सकते आप। मुझे जेल में डालने का कोई कारण ही नहीं है। इतने में एक सिपाही मुहान को हथकड़ी लगाने जा रहा था। उसको उसका बड़ा अधिकारी जिससे राजकुमार बात कर रहा है, मारने का इशारा करता है। यह इशारा देखकर सैनिक मुहान पर हमला कर देता है। और यहीं ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट आएगा अगले शनिवार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।